हेलो दोस्तों, तो भाई कैसे भी आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई देखो, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस मैथ प्रैक्टिस क्लास 4 को। भाई इसके अंदर भी हम उसी तरीके से 20 क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। और इससे आपके जो रिवीजन है वो भी अच्छी हो जाएगी और आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और देखो भाई, जब मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ कि जब भी आपके सामने, चाहे आप कहीं से भी क्लास ले रहे हो, अगर आपके सामने ऐसे स्क्रीन है और आपके सामने क्वेश्चन पहले आ जाता है, तो आप पहले खुद से ट्राई करें उस क्वेश्चन को, और जब आपसे सोल्व नहीं हो पाता है तो भी आप उसके सॉल्यूशन को देखें। अगर आपसे सोल्व हो भी जाता है और आप बहुत कम टाइम ले रहे हैं या फिर आप ज्यादा टाइम ले रहे हैं, तो आप उस सॉल्यूशन को बस एक बार 2x में करके देख लीजिए, ताकि आपके कुछ एफर्ट जो आपको शायद नहीं पता होंगे कि इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, वो भी आपको इस तरीके से मालूम पड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं भाई अपने पहले क्वेश्चन से। भाई पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक वस्तु का जो प्राइस है वो 2 वर्ष में 18,000 रुपए से घटकर, भाई 18,000 रुपए से घटकर कितना हो जा रहा है भाई, 14,580 रुपीज हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि 2 साल लगे इस प्राइस को यहां से यहां तक पहुंचने में। तो आपसे पूछा गया है कि इसकी रेट क्या होगी, यानी कि किस दर से ये 2 साल में घटा है। तो जब भी आपसे 2 साल दिया जाए या 3 साल दिया जाए या 4 साल दिया जाए, तो आप सबसे पहले क्या करो, इनके रेशो बना लो, और एक ऐसे रेशो बना लो, अगर 2 साल है, अगर 2 साल है तो एक ऐसे रेशो तक ले आओ कि जहां पर किसी वैल्यू का स्क्वायर बने। ठीक है, अगर 3 साल दिए जाए तो एक ऐसे स्क्वायर कैंसिल करते करते एक ऐसे रेशो तक ले आओ जहां पर उनकी क्यूब बने। ठीक है, किसी भी नंबर की क्यूब बनती हो। जैसे यहां पर देखो भाई, अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो जैसे 6 से इसको कैंसिल किया तो 6 से आएगा 3,000। ठीक है, 6 से अगर इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा 2, और ये आएगा 4, और ये आएगा 3। ठीक है, 0। अब 0 से 0 कैंसिल करो, यहां से देखोगे तो भाई 3 से कैंसिल करोगे तो 3 से 100 आ जाएगा। ठीक है, और 3 से इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा 81। यानी कि अगर आपको दिख रहा है तो ये जो है ये 10 का स्क्वायर बनता है और ये 9 का स्क्वायर बनता है। अब इनका कर दो स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट करेंगे तो यहां से मिलेगा 10 और यहां से मिलेगा 9। यानी कि ये जो प्राइस है, ये जो वस्तु का प्राइस है, वो 10 से घटकर कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। 10 से घटकर कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। यानी कि कितने की कमी हो रही है भाई, एक की कमी हो रही है, किस पर, 10 पर। तो 100 पर कितनी हुई, तो ये आ जाएगा आपका 10% आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहता है कि रामू और मोहन अलग अलग एक काम को 10 और 16 घंटे में पूरा करते हैं। 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद मोहन जो है वो काम को छोड़कर चला जाता है, तो रामू जो है वो शेष काम को कितने दिन में करता है। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पर रामू और क्या है भाई, मोहन है आपका। ठीक है, रामू और मोहन अलग अलग इस काम को करते हैं, तो एक को लगते हैं भाई 10 घंटे, एक को लगते हैं भाई 16 घंटे। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमें तो ये नहीं पता कि भाई इनका जो वर्क है वो कितना है। हमें ये तो पता है कि भाई इन्होंने, इसने 10 दिन में काम किया, यानी कि अगर मैं कहूँ तो ये वर्क हो जाएगा। तो ये 10 दिन में इसने, सॉरी ये हो जाएगा इनका टाइम। ठीक है, यानी कि इसको उस काम करने में 10 दिन लगे, इसको काम करने में कितने दिन लगे भाई, 16 दिन लगे। अब मैं क्या करता हूँ, इनका एलसीएम ले लेता हूँ ताकि मुझे इनकी क्या मिल जाए, एफिशिएंसी मिल जाए। ठीक है, यानी कि कार्य क्षमता पता चल जाए। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा भाई, 80 आएगा। ठीक है, यहां से इसकी जो क्षमता आएगी वो कितनी आएगी, 8 आएगी। यहां से कितनी आएगी भाई, 5 आएगी। ठीक है, एक और चीज मैं आपके साथ साथ बता देता हूँ कि जो ये टाइम का रेशो होता है, जो भी टाइम का रेशो होगा उसके उल्टा होगा इस एफिशिएंसी का रेशो। ठीक है, ऐसे ही आप टाइम एंड वर्क में भी कर सकते हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस में भी कर सकते हैं। उसमें भी जहां पर स्पीड का जो रेशो होता है वो उल्टा होता है उसके टाइम के रेशो का। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें पता था कि भाई 10 और 16 दिन में ये काम को करना है। ठीक है, तो 10 और 16 का रेशो कितना आ गया भाई, 5 और 8। ठीक है, अब इसका आप डायरेक्ट उल्टा कर दीजिए, यानी कि 8 और 5। तो ये हो जाता है इनका क्या भाई, एफिशिएंसी का रेशो। ठीक है,
तो इससे अगर आपको कभी ऐसे टोटल वर्क ना पता चले तो आप डायरेक्ट इनका रेशो निकाल लो और किसी भी नंबर से, जैसे इसके सामने इसकी एफिशिएंसी आई है तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या निकलेगा, टोटल वर्क निकलेगा। ठीक है, अब जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है वो कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 2 घंटे के एक साथ काम किया। अब देखो 2 घंटे तक इसने भी काम किया, यानी कि 8 एफिशिएंसी के साथ इसने 2 घंटे काम किया। इसने 5 एफिशिएंसी के साथ भी 2 घंटे काम किया। तो इन्होंने टोटल कितना काम कर लिया भाई, इसने 16 घंटे काम कर लिया, इसने 10 घंटे काम कर लिया। टोटल काम कितना हो गया भाई, 26 काम यहाँ पर हो गया। अब कहता है शेष काम को रामू कितने घंटे में करेगा। तो रामू की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 8 एफिशिएंसी है और काम बचा कितना, 26 काम हो गए। तो 26 को इसमें से माइनस करो। ठीक है, माइनस करोगे तो यहाँ आएगा 8 और यहाँ आएगा 5। ठीक है, तो यानी कि 54 काम अब आपके पास बच गया है। अब इस 54 काम को कौन करेगा, 54 काम को रामू करेगा 8 एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा भाई 8 6 48। ठीक है, 6/8। अब इस 6/8 को ये एक पीवी क्यू की फॉर्म में बनाना होता है, इस फ्रैक्शन को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा भाई आपका 6 घंटे, 6 सही 3/4 घंटे। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कार है जो कि 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूरी को 3 घंटे में तय कर लेती है। यानी कि देखो सबसे पहले तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक कार है, ठीक है, जो कि 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे क्या करती है, ट्रेवल करती है। ठीक है, अब कहते हैं यदि चाल को यानी कि स्पीड को 27 किलोमीटर पर घंटे से कम कर दिया जाए तो कार द्वारा समान दूरी जाने में कितना समय लगेगा। अब देखो भाई यहाँ पर मुझे पता है स्पीड इतनी है और टाइम इतना है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं यानी कि स्पीड इनटू टाइम अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई 324। ठीक है, यानी कि 324 किलोमीटर की वो क्या कर रही है, डिस्टेंस को कवर कर रही है वो कार। ठीक है, अब कहता है अगर स्पीड को 27 किलोमीटर पर घंटे से कम कर देता है, यानी कि पहले 108 थी, अब 108 में कितने की कमी कर दी जाए भाई, 27 की कमी कर दी जाए। तो ये जो डिस्टेंस आएगी, ये जो स्पीड बनेगी, ये कितनी बनेगी भाई, स्पीड बनेगी भाई 1 और यहाँ से 8, यानी कि 81 किलोमीटर पर आवर की ये स्पीड हो जाएगी। अब आपसे पूछा गया है कि सेम डिस्टेंस को इस स्पीड से तय करने में कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, तो अब आपको पता है भाई 8 चौक 32 यानी कि 4 घंटे आपको इस डिस्टेंस को कवर करने में लगेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई आपके इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये मैंने पिछली वीडियो में भी करवाया था और इस वीडियो में भी करवाया। देखो भाई फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि राहुल है वो एक डिस्टेंस को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है। ठीक है, और 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौट कर आता है। ठीक है, यानी कि वो यहां से चला और गया वहां तक उस पॉइंट तक, और उस पॉइंट से वापस आने में यानी कि जाने में और उस पॉइंट तक वापस आने में जाते समय तो उसकी जो स्पीड थी वो थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा और आते हुए जो उसकी स्पीड थी वो थी 3 किलोमीटर पर घंटा। तो आपसे पूछा गया है कि इस पूरी यात्रा में उसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी। तो एवरेज स्पीड क्या होती है भाई, एवरेज जो स्पीड होती है आपकी वो क्या होती है, टोटल डिस्टेंस यानी कि जो डिस्टेंस उसने कवर किया अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, जितने समय में उसने उस टाइम को कवर किया। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे भाई, देखो मुझे नहीं पता यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसकी क्या होगी, तो मैं क्या मान लेता हूँ कि इन दोनों ही नंबरों का एलसीएम मान लेता हूँ, यानी कि 12 जो होगी, यानी कि 12 किलोमीटर में मैं क्या मान लेता हूँ इसका डिस्टेंस मान लेता हूँ 12 किलोमीटर, यानी कि जाते समय भी 12 किलोमीटर, आते समय भी 12 किलोमीटर। ठीक है, अब इससे होगा क्या कि देखो भाई जाते समय हमें पता चल जाएगा भाई स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, इक्वल टू टाइम होता है, यानी कि जाते समय जो उसे लगे वो कितने घंटे लगे भाई, 3 घंटे लगे।
और आते समय 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 किलोमीटर अगर आ रही है तो यहाँ पर कितना समय लगेगा भाई, 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, राहुल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल टाइम कितना हो जाएगा भाई, 4 और 3 7 घंटे हो जाएंगे। और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर जाना 12 किलोमीटर आना, तो 24। ठीक है, तो 24 किलोमीटर हो जाएगा। टोटल टाइम हो जाएगा आपका 7 आवर। ठीक है, तो आपको स्पीड पता करनी है, तो ये आ जाएगी भाई 3.43 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भाई, अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस में आप कंसेप्ट समझ के चलो कि जब भी एक स्पेसिफिक आपको डिस्टेंस नहीं दी गई है और आपसे डायरेक्ट ये बोल दिया गया है कि वो इतने की स्पीड से गया है और इतने की स्पीड से आया, तो बताइए एवरेज स्पीड जो होगी वो क्या होगी। जब भी एवरेज स्पीड की बात आए तो आप सिर्फ और सिर्फ इन दोनों नंबरों का, या जो भी स्पीड 2 दे या 4 दे 6 दे कितने भी दे, उन सभी का क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम के माध्यम से इसको सोल्व कर लीजिए। देखो अगर आप इसके सिर्फ फॉर्मूले रटोगे ना तो फॉर्मूले एक जगह रट सकते हो, दो जगह रट सकते हो, लेकिन जब आपको कंसेप्ट थोड़ा सा वाइड करके या थोड़ा सा घुमा कर दे दिया जाएगा ना, तब आपसे वो फॉर्मूला कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे बेटर क्या है कि आप कंसेप्ट को समझकर चलो कि जब भी ऐसे आपको दो स्पीड दे दिया जाए तो आप उनकी जो डिस्टेंस मानोगे अपनी तरफ से, वो उन्हीं का एलसीएम मानोगे। उससे होगा क्या कि वो जो एलसीएम वाली जो डिस्टेंस होगी वो इससे भी कवर होगी, यानी कि इससे भी डिविजिबल होगी और इससे भी डिविजिबल होगी। ठीक है, तो उससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसान हो जाएगी और आपका आंसर भी जल्दी निकल आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में बांट लेता है। ठीक है, तो यानी कि मान लो रोहन ने यहाँ से यहाँ तक की एक यात्रा तय की, इसको 3 बराबर भागों में बांटा, यानी 1 2 3। ठीक है, अब कहता है कि पहले भाग को 30 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, यानी कि पहला भाग यहाँ से यहाँ तक की जो उसकी स्पीड रहेगी वो रहेगी भाई 30 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, और कहता है दूसरे भाग को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो स्पीड रहेगी वो रहेगी भाई 40 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, और कहता है अंतिम भाग, ये जो तीसरा भाग है इसको तय करेगा 50 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। ठीक है, तो बताइए उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड अभी मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले रटने से कुछ नहीं होगा। फॉर्मूले एक ही जगह काम आ सकते हैं, दो जगह काम आ सकते हैं, सब जगह काम नहीं आ सकते। सब जगह काम क्या आएगा, कंसेप्ट समझ आना चाहिए। देखो यहाँ पर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, अब क्या मैं दो की अलग निकालूं और दो की अलग निकालूं। ठीक है, मुझे तो तीनों की एक साथ निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर जो मैंने बेसिक आपको बताया कि तीनों का एलसीएम ले लो। भाई तीनों का एलसीएम अगर लोगे तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा भाई, 30 40। आपके लिए कर रहा हूं ऐसे, अदरवाइज मुझे पता है कि इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 600 आएगा। भाई यहाँ पर कितना, 10 है तो 3 और 4 और 5। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। यानी कि ये जो पूरी टोटल जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ इस पॉइंट तक, ये जो होगी 600 किलोमीटर की होगी। ठीक है, तो 600 किलोमीटर में कह रहा है बराबर बराबर 3 भागों में बांटा, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी भाई, 200 किलोमीटर होगी। ठीक है, ये भी 200 किलोमीटर होगी। ठीक है, और ये भी 200 किलोमीटर होगी। ठीक है, अब बस जैसे पिछले क्वेश्चन में किया उसी तरीके से यहाँ कर दो, क्योंकि 200 किलोमीटर जाने में 30 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से कितना समय लगेगा, तो 200 बटा कितना भाई, 30। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर देखो भाई 200 किलोमीटर जाने में 40 किलोमीटर तक जाने में भाई 200 किलोमीटर की स्पीड से, सॉरी 200 किलोमीटर का डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। ठीक है, और यहाँ पर जो इसकी स्पीड रहेगी वो कितनी रहेगी, ये आपकी टोटल क्या निकल रही है भाई, टोटल हावर निकले जा रहे हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पर 200 किलोमीटर और 50 किलोमीटर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब जो यहाँ से निकलेगा ये क्या निकलेगा, आपका टोटल हावर निकलेगा। ठीक है, टोटल हावर निकलेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में
जो आपके हावर यानी कि जो आपका समय लगा है वो कितना होगा। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 20/3 आएगा, इसको इससे कैलकुलेट करोगे यहाँ 5 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 और इधर आ जाएगा 20/3, ठीक है। तो ये 3×27 और ये हो जाएगा 47/3, ठीक है। यानी कि ये आपका क्या निकल गया भाई, हावर निकल गया। अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, हावर आपके पास है, टोटल किलोमीटर आपके पास है, तो क्या आप एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकते। एवरेज स्पीड के लिए क्या करेंगे, 600 बटे यानी कि टोटल डिस्टेंस, यहाँ लिख देता हूँ टीडी, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टीडी, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगा भाई, 47 इंटू में कितना भाई 3, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 38 सही 14/47 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कैलकुलेट करना यही आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पर 3 की जगह 4 दे दे तो 5 दे दे तो वहां पर फॉर्मूले तो काम नहीं आएंगे ना। वहां पर क्या काम आएगा कि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर टोटल डिस्टेंस नहीं दिया है तो टोटल डिस्टेंस को निकालने के लिए उनसे सभी एलसीएम ले लो। एलसीएम लेकर उनको जिस भागों में बांटा है, मान लो भाई पहला दूसरे के 3 गुना हो, पहला दूसरे के 2 गुना हो, तो इस तरीके से उनको बांट लो। उनको बांटने के बाद उनका हावर निकाल लो। हावर निकालने के बाद आपका टोटल स्पीड यानी कि एवरेज जो स्पीड होगी वो निकाल लो, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट जरूर सीख कर चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, और बी उसी काम को 24 डेज में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। कहते वो 2 दिन एक ही साथ स्टार्ट करते हैं उस काम को, लेकिन ए जो है वो काम पूरा होने से 4 दिन पहले ही काम छोड़ देता है। तो कंप्लीट वर्क जो है वो ए और बी द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर कंप्लीट जो वर्क होगा वो कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम यानी कि 24 होगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ए अगर 3 घंटे लेता है उस काम को करने में, तो बी सिर्फ 1 ही घंटा लेता है उस काम को करने में, ठीक है। भाई ये तो आ गई इसकी एफिशिएंसी, ठीक है। ये था इसका टाइम। अब क्या कहता है कि दो ए जो है वो 4 दिन पहले ही काम छोड़ देता है, ठीक है। काम पूरा होने से पहले ही 4 दिन। अब सोचो भाई काम पूरा हुआ नहीं और ए ने काम छोड़ दिया, तो 4 दिन पहले छोड़ा। अगर ए काम करता ही रहता, भाई ए काम करता ही रहता तो 4 दिनों तक और काम करता रहता, तो 4 दिन में कितना काम कर लेता भाई, 12 काम कर लेता। अब इस 12 काम को इसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो यानी कि जो काम हो गया वो कितना हो गया, 36 वर्क हो गया, ठीक है। अब इस 36 वर्क को ए और बी मिलकर कर रहे हैं, ए और बी मिलकर कर रहे हैं, तो 3 और 1 4, तो 4 से कितना आ जाएगा भाई 9 डेज, ठीक है। तो 9 डेज आ जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन में देखो भाई यहाँ पर कहते हैं कि एक चोर है जो कि अपनी यात्रा को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट करता है, ठीक है। एक चोर है जो कि अपनी यात्रा को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट करता है, ठीक है। और 30 मिनट के बाद, 30 मिनट्स के बाद 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पुलिस जो है वो उसका पीछा करती है। वही पुलिस यहाँ पर होगी, ठीक है। अब पुलिस जो भागती है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागती है, ठीक है। 30 मिनट के बाद, तो इस 30 मिनट को सोचो भाई, देखो पहले तो दोनों एक ही जगह पर होंगे, इस तरीके से सोचो भाई। पहले तो जो पुलिस स्टेशन होगा वो दोनों का एक ही तो होगा भाई, चोर और पुलिस एक ही जगह से तो भागे होंगे। लेकिन ये जो भाग रहा है ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ से भाग रहा है, और 30 मिनट में, भाई 1 घंटे में अगर 60 किलोमीटर जा रहा है तो 30 मिनट में कितना जाएगा, 30 किलोमीटर चला जाएगा। तो 30 किलोमीटर जो है जब तक पुलिस जगेगी,
ठीक है। जब तक पुलिस इसका पीछा करने के लिए जगेगी तब तक ये क्या है 30 किलोमीटर आगे जा चुका होगा, ठीक है। अब इसकी जो स्पीड रहेगी वो भी सेम रहेगी, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसकी स्पीड तो है ही 80 किलोमीटर पर आवर। तो कहता है कि ये इसको कितनी देर में कैच कर लेगा, ठीक है, कितने समय में ये दोनों आपस में पकड़े जाएंगे। भाई यहाँ पर देखो ये 80 है, ये 60 है, तो ये इससे कितनी स्पीड ज्यादा, भाई 20 किलोमीटर की स्पीड ज्यादा है। यानी कि इस 30 को कैच करने में भाई जब तक 1 घंटा पूरा होगा तो 1 घंटे में ये यहाँ से यहाँ तक कितना चला जाएगा भाई, 30 किलोमीटर तो ऑलरेडी जा चुका है, तो ये पहुंच जाएगा 90 पर, ठीक है। ये 80 पर है, तो ये 1 घंटे में कितने पर आ जाएगा, ये 80 पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचा हुआ है भाई, इनके जो बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितने पर होगा, ये 80 किलोमीटर पर है और ये 90 किलोमीटर पर है। तो अगर आप इनका डिस्टेंस देखोगे तो 10 ही किलोमीटर का तो डिस्टेंस रहा। अब ये और आगे भागेगा, तो और आगे भागने में तो 1 घंटे अगर ये भाग गया तो ये कितना जाएगा भाई 150 किलोमीटर, और ये 1 घंटे में क्या हो जाएगा 160 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है, 160 किलोमीटर आ जाएगा। लेकिन ये इससे क्या चला जाएगा 10 आगे चला जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ इसको सिर्फ आधे घंटे तक अगर ये दौड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर, ठीक है। और आधे घंटे तक ही अगर ये दौड़े तो ये कितना आ जाएगा 120 किलोमीटर। यानी कि 1 घंटा पूरा और आधा घंटा, यानी कि 1.5 घंटे में 1 घंटे 30 मिनट में पुलिस जो है वो चोर को कैच कर लेगी, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, ये सिर्फ मैंने आपको बताया है। आपको सिर्फ क्या देखना है कि स्पीड का डिस्टेंस देखो, यहाँ पर 20, ठीक है, 20 जो है वो इनकी स्पीड का डिस्टेंस है, तो 20 के हिसाब से 30 किलोमीटर को कैच करना है, ठीक है। तो 30 किलोमीटर को कैच करने में 20 जो है वो इनकी डिस्टेंस है, तो कितना टाइम लगेगा, यानी कि 3/2 आवर इनको लगेगी, ठीक है। 3/2 आवर का मतलब क्या है, 1 घंटा पूरा और आधा घंटा, यानी कि 30 मिनट 6, ठीक है। तो 1 घंटा 30 मिनट। इसको मिनट में बनाना चाहो तो मिनट में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 3/2 गुना 7, ठीक है, 30 30 या 90 मिनट, ठीक है। तो ये हो जाएगा भैया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। इतना बताने का पर्पस क्या है, सिर्फ एक ही पर्पस है कि आपको एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि अगर मान लो यहाँ पर इतनी सी डिस्टेंस ना देकर या इतनी स्पीड ना देकर चेंज स्पीड कर दी जाए, बहुत ज्यादा स्पीड दे दी जाए, तो वहां पर आप उसको कैसे समझोगे, ठीक है। दिया गया अभी देखो, पी दे रखा है आपको 5750, ठीक है। रेट दी है कितनी भाई 16%। अब आपसे सीआई का डिफरेंस पूछा है और दो तरीके का सीआई है, यानी कि एक तो सीआई काउंट हो रहा है हाफ ईयरली और एक सीआई काउंट हो रहा है ईयरली, ठीक है। इसको बात करेंगे तो ये ईयरली और इसको बात करेंगे तो ये हाफ ईयरली, ठीक है। तो और टाइम कितना है 1 साल, एक ही साल के सीआई और सीआई और हाफ ईयरली जो सीआई काउंट होता है उन दोनों के बीच का आपसे डिफरेंस पूछा है। तो यहाँ पर देखो भाई यहाँ पर हमें पता है कि अगर ईयरली काउंट हो रहा है, ठीक है, और एक ही साल का सीआई है, तो हमें पता है जो रेट रहेगी वही रहेगी, ठीक है, चेंज तो होनी नहीं है। अगर एक ही साल का सीआई लगना है तो ये जो रेट रहेगी वो 16% ही रहेगी। अगर हाफ ईयरली काउंट होता है तो जो सीआई जो है यानी कि जो रेट है वो आपकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी कि 8% हो जाएगी। लेकिन अब एक बात बताओ मुझे, जो सीआई होता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो ब्याज पर ब्याज होता है, यानी कि पहले साल पर जो ये होता है ये सीआई एसआई होता है, ठीक है। यानी कि इस एसआई पर भी क्या लगता है, ब्याज लगता है, तो यहाँ पर भी ब्याज लगेगा। यानी कि ये जो ब्याज होता है ये सक्सेसिव ब्याज होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सक्सेसिव रेट पर ब्याज। तो सक्सेसिव रेट का मतलब क्या है कि 8 + 8 प्लस ये तो दोनों साल की हो गई। अब इस 8 पर भी एक ब्याज लगेगा, वो कितना लगेगा भाई 8 × 8/100, ये होता है इसका सक्सेसिव रेट, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 16.64%। अब इस रेट का जो डिफरेंस आएगा वही हमें सिर्फ निकालना है, तो 0.6%, क्योंकि देखो जो भी प्राइस में अंतर होगा, जो रेट में अंतर होगा, पहले तो रेट अगर हमें पता है
कि 16% से ही इसको निकालना है, 16% से ही इसको निकालना है, तो दोनों तो सेम ही हो जाएगी, यानी कि 16% तो दोनों में सेम ही रहेगा, तो चेंज कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 0.64% का, तो यही निकालो बस इस b का, यानी कि 5750 का 0.64%। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 25 से कैंसिल करोगे तो 2 और 3, यहाँ पर आ जाएगा 4, 4 से 16 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ 6 और 3। ठीक है, 10 यहाँ पर है तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट, यानी कि एक ही साल का सीआई अगर ईयरली काउंट किया जाता है, अगर हाफ ईयरली काउंट किया जाता है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा इस राशि पर वो कितना हो जाएगा 36.8। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई आपका आंसर। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो आप खुद भी कर सकते हैं, सिंपलीफिकेशन का सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -5। ठीक है, चलो बता ही देता हूँ। देखो सबसे पहले आप पीछे वाली ब्रैकेट को, जो भी सबसे पहले ब्रैकेट दी जाती है ना उसको सोल्व करना होता है, तो सबसे पहले पीछे वाली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो यहाँ आएगा कितना -2, और ये ब्रैकेट से बाहर जैसे ही निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो +2/7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर +2/7 ये हो जाएगा कितना 14, और 14 में से 2 माइनस हो जाएगा तो माइनस का 12/7। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे कितना दिया गया है मल्टीप्लाई में -4/5 दिया गया है। ठीक है, अब आप जानते हो कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं और मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा 48 अपॉन कितना 35। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करने पर इतना है। अब यहाँ पर आगे क्या है डिवाइड। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही इसको पलटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 48/48 माइनस का 48/7। ठीक है, अब देखो जब भी ये डिवाइड दे रखा हो, अगर समझ में कुछ भी ना आए कि डिवाइड में हम कैसे इसको कैंसिल करें, हालांकि हम जब भी डिवाइड में वैल्यू होती है तो इनको हम आमने सामने कैंसिल कर सकते हैं, क्रॉस में कैंसिल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आमने सामने ही कैंसिल कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो ये देखो भाई डिवाइड यहाँ पर लगा है ना, यानी कि डिवाइड के बाद की जो वैल्यू होती है इसको पलट कर लिखो और मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 35 बाई कितना भाई 40। ठीक है, अब इसको आसानी से आप कैंसिल कर लेते हो क्योंकि ये तो जान पहचान का हो जाता है, यहाँ से आ जाएगा 5 और यहाँ से आएगा भाई 7 और ये आएगा 24। ठीक है, 120/7 नहीं माइनस का 5 भाई 1 सॉरी यहाँ पर 48 था, 48 था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 48 था तो 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 7 से 5, अब ये माइनस साथ में रहेगा तो ये आ जाएगा -5 आपका आंसर। ठीक है, तो ज्यादा कुछ ध्यान में रखना नहीं होता, इसको बोर्ड मास के हिसाब से करते हैं। सबसे पहले आप ब्रैकेट सोल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद ही हम आगे के इसके प्रोसेस को देखते हैं। और डिवाइड और मल्टीप्लाई में हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि पहले डिवाइड करें या पहले मल्टीप्लाई करें, तो हमेशा पहले डिवाइड करो। ठीक है, अगर डिवाइड समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे डिवाइड करना है, तो जैसे मैंने बताया कि बाद वाली वैल्यू है तो उस बाद वाली वैल्यू को पलट कर लिख दो बस, और उसको मल्टीप्लाई में ही काउंट करने दो। अब चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दो कोण है हमारे पास, ठीक है, दोनों कोण के वॉल्यूम का जो रेशियो है वो कितना है भाई हमारे पास 3:2। ठीक है, तो उनकी जो रेडियस का जो रेशियो है वो कितना है भाई 3:4। ठीक है, तो रेडियस का जो रेशियो है वो है 3:4। ठीक है, तो कहते हैं कि हाइट का रेशियो हमें निकालना है, हाइट हमें निकालनी है भाई, एक की बड़ी हाइट मान लेते हैं, एक की छोटी हाइट मान लेते हैं। ठीक, अब देखो मुझे ये बताओ कि वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, कौन का है ना ये, हाँ कौन का है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका हो जाएगा वॉल्यूम। अब वॉल्यूम यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर h।
ठीक है, एक को बड़ी रेडियस मान लो, एक को छोटी रेडियस मान लो। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर ये दो तो आपस में कैंसिल होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो आर स्क्वायर और रेडियस ये बराबर होती है किसके, वॉल्यूम के। ठीक है, तो वॉल्यूम हमें दिया गया है भाई 3 यहाँ पर। भाई पहले वाले का वॉल्यूम हमें दे रखा है, यानी कि अगर मैं कहूं कि आर स्क्वायर एच बराबर है वॉल्यूम। ठीक है, ये भी बराबर किसके हो जाएगा, बड़ा आर स्क्वायर, यहाँ पर जो एच होगा वो किसके हो जाएगा, वॉल्यूम के बराबर। इसको बड़ा रख लो, इसको छोटा रख लो। ठीक है, ये भी बराबर किसके हो जाएगा, वॉल्यूम के। तो यहाँ पर मुझे ये बताओ कि हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेडियस को इस वॉल्यूम के नीचे रखेंगे। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर भी हमें सेम करना है, यानी कि 3 बटे में कितना रहेगा भाई, 3 बटे में रहेगा आर का स्क्वायर यानी कि 9। और यहाँ पर देखेंगे तो इसका स्क्वायर कितना रहेगा भैया, 2 बटे में 4 का स्क्वायर यानी कि 16। ठीक है, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 1/8 आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, इधर उधर करेंगे तो ये आ जाएगा 8:3 आपका आंसर। सिंपल, ज्यादा नहीं देखना था, सिर्फ इतना समझना है कि वॉल्यूम जो होता है वो इक्वल टू के उधर होता है। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम ही इन सभी का मल्टीपल होता है, और मल्टीपल में जो वैल्यू कॉमन है, जैसे 1/3 पाई कॉमन है तो ये दोनों में ही कॉमन रहेगा, तो दोनों में से कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा वॉल्यूम के, तो सिर्फ एच निकालना है, तो वॉल्यूम अपॉन कितना रखना है, आर का स्क्वायर। ठीक है, और वॉल्यूम अपॉन कितना रखना था, आर का स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8:3। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया गया है कि एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं ए और बी। ठीक है, दो कैंडिडेट है भाई ए और बी। कहता है कि जो टोटल जो आपके इलेक्शन में जो वोटिंग डली है वो कितनी है भाई, 90,000। ठीक है, कहता है लेकिन इनका जो मत का जो 70% ही मतदान हुआ, भाई वोट कितनी बनी हुई थी, 90,000, लेकिन वोटिंग हुई कितने पर, इसके सिर्फ और सिर्फ 70% पर, यानी कि 90,000 का सिर्फ और सिर्फ 70% ही यहाँ पर काउंट होगा। ठीक है, अब कहता है यदि मतदान में से 60% वोट जो है वो ए के पक्ष में मिले, यानी कि 60% अगर इसके पक्ष में मिले तो बचे हुए 40% इसके पक्ष में मिले होंगे। ठीक है, तो बी के वोट हमें बताने कि बी के वोट जो है वो कितने मिले। अब देखो भाई ये तो कुल वोटिंग हुई है, भाई 90,000 का 70% ही तो वोटिंग हुई है। अब इस वोट में से, इन वोटों में से 60% जो है वो ए को मिल गए, तो बचे हुए जो 40% है वो बी को मिले होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ इनका क्या निकालना है, इनका 40%। ठीक है, 40% निकाल लेते भाई, 2 जीरो से, ये 2 जीरो और ये 4 जीरो कैंसिल। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 63 0 इंटू 40। ठीक है, तो 25,200 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। 13 क्वेश्चन में क्या भाई, तो भाई एक कर्ड सरफेस एरिया, ठीक है, एक स्फीयर का जो कर्ड सरफेस एरिया होता है यानी कि सीएससी। ठीक है, ये कितना होता है भाई, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर कितने के लिए रखा भाई, 1386। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो कहता है वॉल्यूम क्या होगा इसका, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें आर चाहिए। ठीक है, आर को निकाल लेते हैं, यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बटे में 4 आ जाएगा, ये 22 इधर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 7/22 हो जाएगा, पलट कर आएगा नहीं इधर, तो 7/22 कैलकुलेट कर लो, 11 दूनी 22 और 11 से 1। ठीक है, 11 दूनी 22, 11 66,
दो पर, दो से 12 और 2 दिया 6। अब देखो भाई, इनको अगर कैलकुलेट करोगे तो r बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 7 इंटू 9/4। ठीक है, तो r कितनी आ जाएगी 21/2। ठीक है, रेडियस आपकी आ गई। अब आप वॉल्यूम निकाल लीजिए। वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर की क्यूब जानते हो भाई, तो डायरेक्ट रख ही देते हैं। पाई यानी कि 22/7, आर क्यूब यानी कि 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2। ठीक है, 7 या 21 यानी कि 21 पूरा कैंसिल, 2 दूनी 4 यानी कि 1 पूरा 4 कैंसिल। ठीक है, 2 से यहाँ पर 11, ये हो जाएगा 441 गुना 11। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे भाई, 11 से मल्टीप्लाई के लिए ये जो 1 है इसको एज इट इज यहाँ पर रखो। ठीक है, अब ये 4 और 4 8। ठीक है, अब इस 4 को एज इट इज, क्योंकि 4 के आगे कुछ नहीं है तो 4 को एज इट इज, रुको गलत कर रहे हो भाई, पहले 1 को एज इट इज रखो। ठीक है, अब 1 और 4 5। ठीक है, अब 4 और 4 8 और 4 एज इट इज, तो ये हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में दो कंटेनर है भाई आपके पास, मान लो ए और बी। ठीक है, इन दो कंटेनर में क्या है भाई, 20 और 36 लीटर दूध और पानी भरा हुआ है। ठीक है, मान लो भाई ये कंटेनर है, ठीक है, ए है, और ये कंटेनर है भाई बी है। ठीक है, इसमें 20 लीटर है और इसमें 36 लीटर है। ठीक है, इसमें 2 और 3 रेशो में क्या है, दूध और पानी, सॉरी 3 और 7 रेशो में, 3 और 7 रेशो में क्या है, मिल्क एंड वाटर। ठीक है, और कहता है 7 और 5 रेशो में इसमें क्या है, मिल्क एंड वाटर। ठीक है, कहता है अगर दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए तो उसके अंदर दूध और पानी का जो रेशो होगा वो क्या होगा। देखो यहाँ पर भाई 20 यूनिट है तो ये 10 यूनिट, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये 6 लीटर हो जाएगा, यहाँ पर ये 14 लीटर हो जाएगा। यहाँ पर ये 12 से 36 यानी कि ये 21 लीटर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई 14 लीटर हो जाएगा, सॉरी 15 लीटर हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को मिलाना चाहते हैं तो दोनों को मिलाएंगे भाई, ये मिल्क और मिल्क आपस में मिलकर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाटर और वाटर मिलकर कितना हो जाएगा 29 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा इनका रेशियो। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। शायद 14 क्वेश्चन। ठीक है, वे कहते हैं 28 के वर्ग को, भाई 28 इंटू 28, ठीक है, इसका स्क्वायर तो यही बनेगा। कहते हैं इसको उस सबसे बड़ी संख्या से भाग किया जाता है जिसे 42 और 56 यानी कि इनके एचसीएफ से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया जाता है। तो अगर उसे भी इससे डिवाइड किया जाए तो आपका जो सॉल्यूशन यानी कि आंसर होगा वो क्या होगा भाई, इनका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा भाई, इनका 14 होगा, क्योंकि 14 ही एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। अब ये मत कहना सर 7 भी है, लेकिन 7 हाईएस्ट नहीं है ना, हमें क्या चाहिए, हमें एचसीएफ चाहिए यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि क्वेश्चन में भी बोला गया है कि वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे। ठीक है, तो भाई यहां पर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, इसी 14 से इसको डिवाइड करना। सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो 56 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट का बहुत बेहतर क्वेश्चन है भैया। ठीक है, देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक वस्तु का जो मार्केट प्राइस, सॉरी मेज का जो मार्केट प्राइस है वो कितना है 300 रुपए। ठीक है,
₹300 इस वस्तु का प्राइस है और इस पर 2 डिस्काउंट मिलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट। अब देखो डिस्काउंट के क्वेश्चन में ना हम सक्सेसिव लगा तो देते हैं, लेकिन सक्सेसिव को लगाने का तरीका क्या होता है वो जान लो। जो भी डिस्काउंट होता है ना वो हमेशा माइनस में लगता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट तो हमेशा किसी ना किसी वस्तु के प्राइस को माइनस में ही लेकर जाता है, पॉजिटिव तो बनाएगा नहीं। यानी कि बेनिफिट थोड़ी ना होता है कोई भी डिस्काउंट पाने से, बेनिफिट की लॉस ही होता है भाई। अगर एक कस्टमर की तरफ से देखोगे तो उसको तो बेनिफिट हो रहा है, लेकिन हमें सिर्फ किस पर कैलकुलेट करना था, उस पर जिसका कॉस्ट प्राइस लगा होता है। मान लो मेरा ही कॉस्ट प्राइस इस पर लगा है तो मुझे तो बेनिफिट होना चाहिए, उसी के तो बेनिफिट को आप देखोगे। या फिर ग्राहक के देखोगे कि भाई ग्राहक ने कितना इस पर बेनिफिट कमाया, तो बेनिफिट किसका होता है, जिसका कॉस्ट प्राइस उस पर लगा होता है। तो बेसिकली अगर देखोगे तो इस पर 2 डिस्काउंट मिले इसको, 20 और 10 के, ठीक है। ये जो 2 डिस्काउंट है ये किस तरीके से लगाने हैं, तो इस वस्तु के प्राइस पर 2 डिस्काउंट मिले तो 20% यानी कि माइनस, भाई पहले 20% लगाया होगा उस वस्तु को, और दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट है तो यानी कि -10, और माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, और ये आ जाएगा 200/100, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस का 28%, यानी कि जो ये प्राइस था इसमें कितने की कमी होगी, माइनस, यानी कि 28% की इसमें क्या होगी, कमी होगी। यानी कि अब जो ये प्राइस है, अब जो ये प्राइस है 300 का, कितना कलेक्ट कर रहा है अभी, 72%, ठीक है। तो 300 का सिर्फ उससे कितना ले रहा है कस्टमर से, 72%। लेकिन यहाँ पर एक बात और कहता है कि वो कस्टमर अगर कैश पैसे दे तो उसे भी 5% की छूट एक्स्ट्रा से मिलती है। कहता भाई अगर तुम मुझे कैश में दोगे, कैश में पैसा दोगे तो मुझे 5% की छूट और मिल जाएगी, ठीक है। तो 5% की छूट यानी कि भाई 20 रुपए पर एक की छूट, यानी कि 19/20, ठीक है। तो यानी कि इसका भी क्या कितना निकाला है, 19/20 निकाला है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, इस 2 से करोगे तो ये 36 हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा कैलकुलेट करोगे तो 205.2 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक जो पेट्रोल का प्राइस है वो 92 रुपए पर लीटर से बढ़कर 96 रुपए पर लीटर हो गया, 96.5 लीटर रुपए पर लीटर हो गया, ठीक है। तो इसमें जो प्रतिशत की वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है, तो देखो भाई कितने की वृद्धि हुई, 4.5 की वृद्धि हुई, कितने पर भाई, 92 पर, इंटू में 100, ठीक है। पॉइंट से यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ 0, यहाँ पर 0, ठीक है। कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करने पर आ जाएगा कितना आएगा भाई, 4.9% आंसर, ठीक है। डायरेक्ट कैसे करें भाई, देखो मुझे पता है कि यहाँ पर अगर 90 होता भाई, 450 बटे कितना होता, 90 होता, तो मेरा आंसर जो है वो कितना आता, पूरे 5 आता। लेकिन 90 से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि 2 ही ज्यादा है, ठीक है। लेकिन इस 2 की परसेंट देखेंगे तो पॉइंट में बहुत कम, यानी कि 1 से भी कम ही आएगी। तो अगर देखोगे तो लगभग 1, तो यानी कि 5, इसमें से 1 को अगर माइनस कर दो, पॉइंट 1 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4.9%, ठीक है। यहाँ पर कुछ ज्यादा ही रहेगा, 4.5, 4.7, 4. देखो 5.1 तो होना ही नहीं था, ठीक है। 4.5 वैसे नहीं होना था, 4.7 और 4.9 में से आपको डाउट रहता तो थोड़ा सा कैलकुलेट भी करके देख सकते हो, नहीं तो फिर आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो कि जो ये जो 2 है इसका इस नंबर पर कितने प्रतिशत के लगभग फर्क पड़ेगा, तो 1 से भी कम पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, 4.9 आ जाएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है ना ये रेशो प्रोपोर्शनल का ऐसा क्वेश्चन है जो अब करंट में आ रहे जितने एग्जाम है ना सब में एक एक बार रिपीट हो रहा है, सब में।
भाई लगभग सब में ये क्वेश्चन जो है ये रिपीट हो रहा है, पता नहीं कौन सा नंबर चल रहा है। भाई कहता है कि 24 और 36 का, 24 और 36 का थर्ड रेशियो प्रोपोर्शनल हमें बता दो। तो इस थर्ड रेशियो प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जो रेशियो इन दोनों का है वही रेशियो इन दोनों का भी होना चाहिए। अब इन दोनों का रेशियो कितना होगा, तो 12 से इसको कैंसिल करोगे तो 12 2 0 12 3 जा, ठीक है, ये इन दोनों का रेशियो होगा। तो इसका और इसका भी यही रेशियो होना चाहिए, यानी कि ये भी 2 होना चाहिए और ये भी रेशियो 3 में होना चाहिए। तो ये किसकी टेबल 2 में आता है, तो ये 18 के में आता है, तो 18 2 जा 36 और ये आ जाएगा 18 3 जा यानी कि 54। तो 54 हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगर समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो एक और तरीका बता रहा हूं। यानी कि इन दोनों का रेशियो भाई 24 अपॉन में 36 बराबर होना चाहिए किसके, 36 अपॉन में x के, ठीक है। कैलकुलेट करोगे तो यहां से 2/3, ठीक है, इस 2 से इसको कैंसिल करोगे तो आएगा 18, ठीक है, x उधर ये इधर, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 54, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन था भाई, ठीक है, बस 3 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके, 3 क्वेश्चन तो और बने रहिए। देखो इस प्रैक्टिस से ना फायदा बहुत होगा आपको, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपके सारे यहीं से हो जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि जब सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं बिना किसी फॉर्मूले वगैरह बेस पर ही कराऊं, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि बिना फॉर्मूले के जितने क्वेश्चन हो सके ना उतने करने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले हमेशा काम नहीं आते हैं। कहीं मान लो आप एक चीज को बनाना ही भूल गए, क्वेश्चन फॉर्मूले में पावर भूल गए या फिर कुछ भी एक पॉइंट है वो जो अगर आप भूल गए तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप उसको कंसेप्चुअली अगर सीख गए कि भाई ये सोल्व सिर्फ इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको, तो वहां फॉर्मूला याद आए या ना आए आप उस क्वेश्चन को 100% वापस सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो भाई ये क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है कि भाई छूट स्कीम के तहत 20% की छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है, यानी कि कोई वस्तु है उस पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। अब देखो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है भाई, मार्केट प्राइस पर, और इसे सेल किया गया और यहाँ पर अभी आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, ठीक है। डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस तो होता ही सेल प्राइस है। भाई 20% का डिस्काउंट किया यानी कि मार्केट प्राइस पर 20% का डिस्काउंट, तो यानी कि 20 रुपए की वस्तु कोई 4 रुपए में सेल कर दी, सॉरी 5 रुपए की वस्तु 4 रुपए में सेल कर दी, तो 20% का डिस्काउंट हो गया। कहता है अब भी 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 10% का प्रॉफिट का मतलब क्या है कि ये 10 रुपए की वस्तु थी, ये 11 रुपए की सेल हो गई, ठीक, 11 की तो नहीं हुई, तो इनको बराबर कर लो, इसको भी बराबर करो, इसको भी बराबर करो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 40, यह आ जाएगा 55 और यह आ जाएगा कितना 44, ठीक है। तो अब देखो भाई क्या पूछा है, कहता है यह बताइए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा है, यानी कि जो मार्केट प्राइस है वो सीपी से कितना ज्यादा है, तो ये सीपी से कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है 40 से, गुना 100, ठीक है। अब कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ऐसे करो भाई 5 से 15 और 5 8 40, ठीक है। 1/8 होता है 12.5% और 3/8 होता है 37%, ठीक है। तो 37.5% हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पूरी सीट में आपने देखा होगा कि जो डिस्काउंट वगैरह के हैं इन्हीं क्वेश्चन का जो रेशियो है वो बाकी के सारे क्वेश्चन से हल्का सा ज्यादा है, ठीक है। भाई हरीश ने स्टोर से एक स्वेट शर्ट खरीदी जब उस पर 40% की डिस्काउंट थी, ठीक है। भाई 40% की डिस्काउंट थी और उसका एमआरपी कितना है 299, सॉरी 2099 999। कहता है कि इसका जो, तो इस पर डिस्काउंट के साथ उसने कितना
जो प्राइस है वो कितना, जो दुकानदार को प्राइस दिया है वो कितना है। तो देखो भाई इस पर 40% की छूट है, ठीक है, तो इस पर 60% ही दिया होगा, तो 60% निकाल लो बस। इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा भाई, 6 × 54, 4 5 59, 5 59 9 5 12 और 5 17, ठीक है, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यानी कि 1799.4 रुपए की क्या उसने भुगतान किया, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, ये जो क्वेश्चन है ना ये लगभग कई एग्जामों में देखने को मिल जाता है। और भाई 4 रुपए की वस्तु 5 रुपए की सेल की गई और 5 रुपए की वस्तु पर एक की हानि यानी कि 4 की होगी, लेकिन कह रहा है कि दोनों प्रत्येक को 475 रुपए में ही सेल किया, तो 475 रुपए में सेल किया तो यानी कि सेलिंग प्राइस जो है दोनों का सेम होना चाहिए, तो सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, तो यहाँ 5 यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से तो यहाँ भी 4 से यहाँ भी 5 से। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 41, ठीक है, यानी कि जो 40 रुपए का जो प्राइस है, ये जो 40 यूनिट है ये कितने प्राइस को दिखा रही है, 475 रुपए में से एक सेल की ना, तो दो की सेलिंग का प्राइस का मूल्य कितना आ जाएगा भाई, 800 900 और 950, ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा दोनों कुर्सियों को सेल करने का प्राइस। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, बटे 40, और पूरी 41 की कितनी हो जाएगी भाई, इनटू 41, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि अगर प्रत्येक को 575 रुपए में बेचा जाता तो उसका जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाता, भाई 575 रुपए में एक बेचता तो दोनों को कितने में बेचता भाई, 1150 रुपए में बेचता, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है और कुछ ज्यादा नहीं निकालना है। भाई देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैं मान लेता हूँ ये जो 1 है ना, ये 1 नहीं है, 0 है, यानी कि यहाँ पर ये 40 ही है, तो 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 950 से दो 1150 जो है वो कितना ज्यादा है, तो 200 ज्यादा है 450 से, सॉरी 950 से इंटू में 100, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 0 ये 0, ठीक है, 2000 बटे में कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा। अब अगर आप इसको ज्यादा कैलकुलेट करोगे तो ये देखो 20 के आसपास जाएगा, ठीक है, 20 से 21 पर जाएगा, तो मुझे पता है कि मैंने एक को यहाँ से घटाया था, ठीक है, तो यहाँ पर भी घटेगा, यानी कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 18% के लगभग आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 21 से ज्यादा का तो आंसर आ ही नहीं सकता है, 21 से कम ही आएगा, और इससे 21 से कम यहाँ पर एक ही ऑप्शन है 18%। अगर इसको थोड़ा और ज्यादा सोल्व करोगे और खंगालोगे तो ये आ जाएगा 400 बटे 19, ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो देखो 19 दूनी 38, 2 यहाँ पर, तो 19 से कम 19, यानी कि 21% से ही क्या बनेगा आपका आंसर कम बनेगा। अगर आप इसको प्रॉपर कैलकुलेट करोगे तो 18%, 18.123 ऐसे करके कुछ परसेंट बनेगा, और यही ये देखो ये किस में जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, तो क्या होगा आपका गेन होगा, ठीक है, और यही हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये सीरीज समझ आई होगी, पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो पिछली वीडियो की तरह इसे भी शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और उन सभी सारे बच्चों के साथ जो कि दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनकी जो मैथ्स की प्रैक्टिस है वो प्रीवियस क्वेश्चन से वो भी रूबरू हो जाए और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो डे बाय डे स्टार्ट कर ले। सो आज के लिए थैंक यू।